तो क्या डार्क ट्रुथ है एक एजेंसी के? बहुत सारे एजेंसीज क्या करती है कि मान लो क्लाइंट से पैसे लेंगे कि जी मैं आपको एक रिसोर्स जो आपके प्रोजेक्ट पे काम करेगा वो रिसोर्स 10 साल एक्सपीरियंस होगा, तो पैसे क्लाइंट से 10 साल के रिसोर्स का ले लेंगे वो, और जो एक्चुअल में रिसोर्स काम कर रहा है वो शायद 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस रिसोर्स रहेगा। इंडिया में ना सबसे ज्यादा वेस्ट ना वो एड्स में ही हो रहा है। एड्स में होता है। प्रोडक्ट बनाया या इंपोर्ट किया, वेबसाइट बनाई, चलो जी ऐड स्टार्ट कर दो। ये जब तक आपके पास में फंडिंग है आप चलोगे उसका खत्म। बाइजू है तो उन्होंने भी तो पैसे बहुत खर्च किए ना मार्केटिंग में। उन्होंने टैबलेट दिया, टैबलेट की फीचर बताए, लेकिन फ्यूचर नहीं बताया। तो आज की तारीख में प्रोडक्ट का बेस्ट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केटिंग का बेस्ट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अल्टीमेटली तो आपका प्रोडक्ट ही चलता है। प्रोडक्ट में अगर आपका दम नहीं है, आपने एक सेल कर दिया बट अगर रिपीट कस्टमर नहीं होगा तो वो ब्रांड ग्रो कर ही नहीं सकता उस केस में। अब मामा अर्थ और वॉव स्किन केयर दोनों का मैन्युफैक्चरर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स के लिए सेम है। सेम है। बाकी हम तो अलग अलग करते हैं। काफी प्रोडक्ट्स के लिए दोनों का कॉमन सप्लायर है जो कि प्रोडक्ट बनाती है। इधर मामा अर्थ का लेबल लगा दिया, इधर वॉव स्किन केयर का लगा दिया। जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके सेम है। देवजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू। द फाउंडर्स टीम में। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, आप बताओ कैसे हो? बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बिजनेस कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है अभी तक तो सारा कुछ। बहुत बढ़िया चलना चाहिए। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। कुछ भी चीज जो लाइफ में बहुत बढ़िया ऐसा लगना चाहिए, वाव फील आ रहा है लाइफ में हमेशा। बिल्कुल। अदरवाइज तो क्या होता है, फिर तो चल ही रही है ना। करो तो अच्छे से करो वरना मत करो। करे मत, बैठ जाओ, सोते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक रील वायरल हो रही थी अरशद वारसी की, जब वो किसी के पॉडकास्ट में गए थे तो बोल रहे थे कुछ मत करो, बैठे रहो, मेरे को बस लेटना अच्छा लगता है। तो उनका एक मोमेंट है बिल्कुल। बोले कि मैं ऐसा करना पसंद करता हूँ, ये सब कुछ करना पसंद करता हूँ। सो आपने एक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कंपनी बनाई सर। हाँ कितने साल हो गए? सर, मैंने 2018 में बनाया था। उससे पहले मैं जॉब करता था अलग अलग एजेंसी में। एंड करीब करीब 10 साल जॉब करने के बाद मुझे लगा कि शायद एक गैप है जो कि शायद फुलफिल नहीं हो रही उस तरीके से। बिकॉज जब आप किसी एजेंसी के साथ काम करते हो तो आपको जो डार्क सीक्रेट्स होते हैं वो पता चलता है कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर समवन, तो आपको पता है कि आप कुछ कर नहीं सकते हो वहाँ पर। आप काम कर रहे हो, आपको जो बोला जा रहा है, आपको सैलरी मिल रही है, तो आपको करना पड़ेगा। तो दैट वाज द रीज़न कि एक कह सकते हो इनर सेटिस्फेक्शन के लिए स्टार्ट किया 2018 में। सोचा चलो ठीक है, 1-2 साल ट्राई करते हैं, अपना जितना मैक्सिमम हो सके दे सकता हूँ। बिकॉज उससे पहले मुझे लगा था कि अगर अभी नहीं ट्राई किया तो शायद बाद में फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना तो फिर नहीं कर पाऊँगा, और ट्राई नहीं कर पाऊंगा, और तो फिर नहीं कर पाऊँगा। तो बस ट्राई किया, और वही जो आपने बताया ना कि अगर आप ऑनेस्टी से करते हो तो होता है। तो लकीली 1.5 साल में कोविड आ गया, बट समहाउ हम सरवाइव कर गए। एंड अच्छा उसके बाद तो क्या डार्क ट्रुथ है एक एजेंसी के? बहुत सारे। एक दो डार्क ट्रुथ। ओके। जैसे कि बहुत सारे एजेंसीज क्या करती है कि मान लो क्लाइंट से पैसे लेंगे कि जी मैं आपको एक रिसोर्स जो आपके प्रोजेक्ट पे काम करेगा वो रिसोर्स 10 साल एक्सपीरियंस होगा। नाउ द थिंग इसका 10 साल एक्सपीरियंस है तो वो मान लो 100 रुपये अगर ले रही है तो 5 साल का एक्सपीरियंस रिसोर्स शायद 60-70 रुपये लेगी। 3 साल के एक्सपीरियंस शायद उससे भी कम लेगी। तो पैसे क्लाइंट से 10 साल के रिसोर्स का ले लेंगे वो, और जो एक्चुअल में रिसोर्स काम कर रहा है वो शायद 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस रिसोर्स रहेगा। और वो 10 साल वाला जो रिसोर्स है वो वैसे 5 रिसोर्स को बस एक तरीके से नज़र रखेंगे कि चलो ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा होती है चीज़ें। दूसरा, कई एजेंसीज कह देती है कि जी हम हमारी सर्टिफिकेशन है या हमारी पार्टनरशिप है। सो फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि मैं गूगल पार्टनर हूँ, तो अगर आपको पता है फिर तो आप जाके गूगल पार्टनर के डायरेक्टरी में सर्च करोगे कि मैं वहाँ हूँ भी या नहीं हूँ। अगर नहीं है आपको पता, यार गूगल पार्टनर है, चलो मतलब अच्छा ही होगा, तो वो चीज़ें अगर आप क्रॉस वेरीफाई करोगे फिर तो आप बच गए। नहीं वेरीफाई करोगे तो उनका तो काम ही बेचना, तो वो बेच देंगे फिर। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके से चलती है। तो कोई भी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी हायर करता है तो उसको क्या देखना चाहिए एक फाउंडर को? 2-4 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है आपको किसी भी एजेंसी को हायर करने से पहले।
तो उसमें सबसे पहले ये कि जो मैंने आपको बताया कि आपका किसके साथ में क्या पार्टनरशिप है, अगर है तो ठीक है। दूसरा, आपने किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। जो आपका प्रोजेक्ट है या जो आपकी वेबसाइट है, ब्रांड है, जो भी है, क्या वैसा किसी रेलेवेंट पे काम किया हुआ है? अगर है तो कैसा काम था? और आप उससे ये मत पूछो कि रिजल्ट क्या था। आप, बिकॉज रिजल्ट तो हमेशा वो अगर कुछ बता रहे तो वो शाइनी बताएगा कि नहीं ये काफ़ी अच्छा हुआ, हमने इतना कर लिया, हमने वो कर लिया। आप उनसे ये पूछो कि प्रॉब्लम क्या आई, आपसे गलतियां क्या कहाँ हुई। बिकॉज हम भी तो भगवान थोड़ी हैं। 4 कॉम्बिनेशन हम ट्राई करेंगे, शायद एक वर्क करेगी, 3 वर्क नहीं करेगी। तो आप उससे पूछो कि आपको क्या कॉम्बिनेशन आपने ट्राई की जो वर्कआउट नहीं की। मेरा काम कौन करेगा, रिपोर्टिंग किस तरीके से होगी, क्या मैं रिपोर्ट्स का कुछ सैंपल देख सकता हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप करते हो, प्लस उसका रिव्यूज़ देखो क्या है। अच्छा, रिव्यूज़ बड़ी इजीली मैनिपुलेट हो जाती हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा मीठा भी सही नहीं होता। तो वो चीज़ें थोड़ी सी R&D करोगे तो आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो मतलब जब भी कोई फाउंडर एजेंसी को हायर करता है तो उसको ऐसा क्यों लगता है यार उसका मनी स्पेंड हो रहा है? एक्चुअली ये होता भी है। हाँ। द थिंग इज़ कि जैसे आपका बजट है फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपये मार्केटिंग का, तो उसमें अब अगर आप किसी एजेंसी को हायर कर रहे हो तो डेफिनेटली वो कुछ अमाउंट वो आपसे चार्ज करेगी, तो वो एडिशनल बजट आपका हो गया। 1,00,000 तो आपका है ही, प्लस मान लो फॉर एग्जांपल वो 20,000 ले रही है तो वो आपका 20,000 एडिशनल हो गया। बट एट द सेम टाइम वो एक, आप कह सकते हो, इनिशियल कॉस्ट होती है। अगर आपने एक राइट एजेंसी को हायर कर लिया तो आपकी कॉस्ट बच जाती है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। इनफैक्ट मैं अपने ही क्लाइंट का एक एग्जांपल देता हूँ। एक ब्रांड है जो कि फिटनेस की ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो उनका था कि जब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था तो उस टाइम ही वाज सेइंग कि मुझे 300 लीड्स के आसपास आ रही हैं, और जो मेरे हर महीने का जो क्लासेस चलते हैं उसमें 40 सीट्स हैं। अगर 30 भी होता है तो आई एम ओके, आइडली 40 होना चाहिए। तो 300 लीड में आई एम ओके। नॉर्मली मैं 300 लीड में से 30 से 40 के बीच में निकाल लेता हूँ। बट अभी रिसेंट टाइम में दिक्कत क्या हो रही है कि 300 लीड्स में से मेरे जो एक्चुअल कन्वर्जन हो, बिकॉज लीड्स तो इट्स लाइक कि मैंने इंटरेस्ट शो किया, नॉट नेसेसरी मैंने इनरोल कर लिया। तो उसको प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि 300 में से उसका जो एक्चुअल कन्वर्जन हो रहा था दैट वाज लाइक 20, 22, 25 इस तरीके से चल रहा था कन्वर्जन। तो एक्चुअल जो इनरोलमेंट हो रही थी, तो ही वाज लाइक कि नंबर ऑफ लीड्स पहले भी इतने आते थे, अभी भी इतने आ रहे हैं, बट क्वालिटी लीड्स की ड्रॉप हो गई है। लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, बोलते बाद में करूँगा, ये करूँगा। तो मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आप हेल्प कर सकते हो तो ठीक है। तो मैंने कैंपेन देखा तो काफ़ी जगह पर वो पैसे वेस्ट कर रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एक अवेयरनेस, अगर मान लो सर्टिफिकेशन की बात है, फिटनेस की बात है, तो सिटीज़ में थोड़ी ज़्यादा अवेयरनेस है इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। वहाँ के लोग वैसे फिट होते हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वो उनको जाके जिम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमारी जो लाइफस्टाइल है ऐसी है कि आपको जाना ही पड़ेगा। तो उनका जो ऐड चल रहा था वो चारों तरफ ही चल रहा था, तो वहाँ पर पैसे वेस्ट हो रहे थे उनके। काफ़ी जगह जो था गेम्स पे चल रहा है। जैसे मान लो आप कोई गेम्स खेल रहे हो और उसमें वो बैनर आ जाती है, तो आप एक्सीडेंटली क्लिक हो गए, पैसे लग गए आपके। तो उस तरीके से काफ़ी उसके वेस्टेज हो रहे थे। और एक होता है, एक गूगल ने अभी 1-2 साल पहले लॉन्च किया है एक AI बेस्ड कैंपेन। उसमें क्या होता है कि आप ना सिग्नल देते हो कि मुझे ऐसा कुछ लीड चाहिए, और गूगल ट्राई करती है कि उस बेसिस पे आपको लीड ला करके दे। तो उनका जो सिग्नल था वो था ऐसा कि जो अच्छे लीड्स थे, जो जंक लीड्स थे, सबको मिला करके उसे दे दो, मुझे ऐसा ही दे दो। उसमें तो सब कुछ था। तो जब हमने उसको फ़िल्टर करना स्टार्ट किया धीरे धीरे करके, तो आई थिंक नवंबर लास्ट में हमने काम स्टार्ट किया था। तो नवंबर तो ख़त्म ही हो गया। दिसंबर मंथ में जो लीड्स की काउंट थी वो 300 से बढ़ के 400 हो गई इन द सेम बजट जो उनका बजट था। और उनकी जो इनरोलमेंट थी वो 40 हो गई, पूरी फुल हो गई। देन फिर जनवरी में 22-23 जनवरी को पिछले महीने उनको अल्टीमेटली एड्स बंद करना पड़ गया, बिकॉज उनकी इनरोलमेंट हो चुकी थी। अब उनके पास में सीट्स नहीं थी। अब फिर हमने अभी फरवरी में मंडे से हमने फिर से कैंपेन स्टार्ट किया है, एंड दैट टू उन्होंने बजट को 60% कम कर दिया, बिकॉज लास्ट मंथ
उसकी जो टोटल नंबर ऑफ लीड्स थी वो 460-70 ऐसा कुछ आया हुआ था। तो सेम बजट में उनको 300 ही लीड्स चाहिए, तो ऑब्वियसली उनको बजट कट। तो अब क्या है कि अगर वो मुझे मान लो 100 रुपये दे रहा है, तो उससे 2-3 गुना तो उसने बजट अपना कम कर लिया, और फिर भी उसको नंबर ऑफ लीड्स उतना रह रहा है। तो अल्टीमेटली अगर लॉन्ग रन में आप देखोगे तो मार्केटिंग टीम को जिसको आपने हायर किया है, उसको जो आप पे कर रहे हो उससे ज़्यादा वो आपको सेव करके दे देगी, पहली बात। दूसरी बात कि मार्केटिंग टीम ना आपको पहले या आपके ब्रांड को या आपके प्रोडक्ट को पहले एक्सपोज कर देगी, अदरवाइज आपको वो चीज़ पता चलने में 3 साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे। 2 साल आपने खुद से एफर्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, बाद में आप बोल रहे हो कि नहीं जी प्रोडक्ट में दम नहीं था, या यहाँ पर ये रिव्यू गलत था जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट चल नहीं पाया, वेबसाइट रैंक नहीं कर पाई। वो चीज़ें, वो क्लैरिटी आपको मार्केटिंग कंपनी पहले दे देगी, जिसके बेसिस पे आप एक डिसीजन ले सकते हो। क्या होता है कई बार ना कि आप इतना आगे बढ़ जाते हो कि आपके लिए फिर पीछे मुड़ करके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेटर है कि आप एक राइट एजेंसी के साथ में, राइट माइंडसेट के साथ में अगर आप स्टार्टिंग से एसोसिएटेड हो, तो आपको एक राइट सजेशन भी मिलेगा, और वो सजेशन बहुत ज़्यादा ये होगी। बिकॉज मुझे लगता है ना, पहले मैंने अभी बात करते टाइम बताया था कि इंडिया में ना सबसे ज़्यादा वेस्ट ना, पैसे जो वेस्ट हो रहा है वो एड्स में ही हो रहा है। एड्स में होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाया या इंपोर्ट किया, वेबसाइट बनाई, चलो जी ऐड स्टार्ट कर दो, और लगता है ऐसे लग जाएगी। पैसे लग जाएंगे। जब तक आपके पास में फंडिंग है आप चलोगे, उसका ख़त्म। तो वो चीज़ें आपको क्लैरिटी मिल जाती है वहाँ से। अगर मान लो प्रोडक्ट की बात जैसे मार्केटिंग के लिए हम कर रहे हैं, तो एक दो एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मार्केटिंग कैसे आपके प्रोडक्ट को बेटर कर सकती है या फिर ख़राब कर सकती है। जैसे हमारा एक ब्रांड है मामाअर्थ, सबको पता है उसके बारे में। एक वॉव स्किन केयर है, वो भी सबको पता है, दोनों ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं। अब मामाअर्थ और वॉव स्किन केयर दोनों का मैन्युफैक्चरर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स के लिए सेम है। सेम है, सेम है, एक ही जगह से बनते हैं, एक ही जगह से बनती है। और क्लेम तो अलग अलग करते हैं। बिल्कुल, आप उसके मैन्युफैक्चरर का नाम देख लो, आप गूगल सर्च कर लो, उसके मैन्युफैक्चर काफ़ी प्रोडक्ट, इट्स नॉट लाइक कि सारे प्रोडक्ट्स के लिए, काफ़ी प्रोडक्ट्स के लिए दोनों का कॉमन सप्लायर है जो कि प्रोडक्ट बनाती है। इधर मामाअर्थ का लेबल लगा दिया, इधर वॉव स्किन केयर का लगा दिया, और स्पेशली जो ऑनियन वाली जो जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके सेम है। अब मामाअर्थ उसे अपने साथ, और आप अगर ध्यान दोगे उसकी प्राइसिंग भी सेम है। अगर मोर और लेस कोई 490 में बेच रहा है, कोई 480 में बेच रहा है, बट वो 2-4-10 रुपये के रेंज में ही दोनों का प्रोडक्ट के रेंज है। तो वो क्या, अब डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों की मार्केटिंग ही है ना। अगर मामाअर्थ आज आईपीओ के लिए जा रही है, वॉव स्किन केयर शायद उस लेवल पे नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि वॉव स्किन केयर बुरा है, बट आई फील कि मामाअर्थ उससे थोड़ा सा एडवांटेज उसको मिला है, तो मार्केटिंग की वजह से एडवांटेज मिला है ना उसे, पैसे स्पेंड करने की वजह से मिला है। पैसे स्पेंड करने की वजह से मिला है। इट्स, हाँ, मतलब कह सकते हो पैसे स्पेंड किया है, और एक स्ट्रेटेजिकली सही जगह पैसे स्पेंड किया है। वैसे तो आई एम श्योर कि मामाअर्थ भी आज के डेट में प्रॉफिट नहीं कमा रही है, नहीं कमा रही, वो भी लॉस में है। हाँ। लेकिन ठीक है, उसने किया हुआ है। अब जैसे एक और एग्जांपल, अब पैसे खर्च करने की बात कर रहे हो, बाइजू है, हाँ, इतना बड़ा एडटेक कंपनी थी, एक टाइम में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। आज क्या है वो भी हम सबको पता है। तो उन्होंने भी तो पैसे बहुत खर्च किए ना मार्केटिंग में। उन्होंने टैबलेट दिया, टैबलेट की फीचर बताए, लेकिन फ्यूचर नहीं बताया कि कि होगा क्या उससे। सही बात। तो एक्चुअली उसने फीचर को बेचा, फ्यूचर को थोड़ा जो पेरेंट्स थे उनको फ्यूचर शायद उतनी क्लैरिटी नहीं मिली वहाँ से, तो शायद उन्होंने छोड़ दिया। और उन्होंने एक जो मेरे समझ में जो आती कि एक गलती क्या की, उन्होंने टीचर्स को बिल्कुल बाईपास कर दिया। दे कम अप विद रिप्लेसमेंट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट या टीचर्स या जो भी कह लो कि चलो जी हम आपको ऑनलाइन करवा देंगे। वैसे बाद में वो ऑफलाइन भी गए, बट एक रिप्लेसमेंट था। बट हमारे देश में क्या होता है कि रेफरल बहुत ज़्यादा चलता है। अगर एक आपका ट्यूटर है या कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो बोलेगा कि जी वहाँ से जाकर बुक खरीद लो, तो वो ज़्यादा वैल्यूबल होता है rather than कोई और आकर के बोले। एक डॉक्टर है, वो बोले उस डॉक्टर के पास चले जाओ, वो अच्छा डॉक्टर है। आप मान लो डेंटिस्ट हो, किसी और को बोलते हो उसके पास चले जाओ, तो वो अच्छा है, तो वो बहुत ज़्यादा काम करती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो चीज़ें जो फैंसी मार्केटिंग में ना जो कोर थी वो दब गई, जिसकी वजह से शायद। तो आज की तारीख में प्रोडक्ट का बेस्ट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केटिंग का बेस्ट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट? प्रोडक्ट अल्टीमेटली तो आपका प्रोडक्ट ही चलता है। मार्केटिंग का मतलब आप क्या कर रहे हो, पैसे खर्च करके आप कस्टमर बाय ही तो कर रहे हो ना। आपने एक बार प्रोडक्ट में अगर आपका दम नहीं है,
मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो, आपने एक सेल कर दिया, बट अगर रिपीट कस्टमर नहीं होगा तो वो कभी नहीं आपका ब्रांड ग्रो कर ही नहीं सकता उस केस में। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई भी मान लो एक आज के डेट में एवरेज साइज क्या होता होगा, मान लो अगर हम किसका? प्रोडक्ट का, कोई भी अगर मान लो स्किन केयर का या कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन पर 400 300 400 से चलो 500 मान लेते हैं हाँ। रफली, ठीक है। तो 500 के प्रोडक्ट में अगर मान लो अगर मेरा बिजनेस है, मेरी लागत क्या होगी, 100 रुपये तो होगी लागत प्रोडक्ट की, करेक्ट। ठीक है। अब 500 में आप 18% जीएसटी दे रहे हो, 90 रुपये के ऑन एवरेज। अगर यहाँ से पुणे भेज रहे हो तो शायद आपको 60-70 रुपये लगेगा। 100 रुपये चलेगा, 100 रुपये मान के चलो, 190 हो गया आपका लेबर, आपका वेयर हाउस का कॉस्ट, उसके बाद पेमेंट गेटवे का कॉस्ट, सब मिला के 25-50 रुपये वो हो गया। 250 रुपये आपका हो गया, 100 रुपये प्रोडक्ट हो गया, 350 रुपये गए आपके। ये तो आपका बिल्कुल कोर हो गया, जो जाना ही जाना है आपका। अब बच गया आपके पास में 150 रुपये। 150 रुपये में आपको मार्केटिंग भी करनी है और आपको अपना प्रॉफिट भी निकालना है। अगर 3x हो रहा है, फॉर एग्जांपल 100 रुपये करके 300 रुपये बेच रहे हो, फिर तो आप शायद ब्रेक इवन पॉइंट पर, प्रॉफिट तो तब भी नहीं बना रहे हो आप। अगर 3x से ऊपर कुछ हो रहा है तो शायद आप कुछ पैसे बचा लो, लेकिन इस तरीके से आप कितनी बार करते रहोगे? अगर आपका कस्टमर की लॉयल्टी नहीं बनेगी तो वो वापस नहीं आएंगे। और मेरे ख्याल से इंडिया में ना, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो तो कस्टमर सबसे ज़्यादा चीपेस्ट प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यू जो प्रोडक्ट देती वो खरीदते हैं। अगर चीपेस्ट प्रोडक्ट खरीदती इंडियन पॉपुलेशन ना, तो मेरे ख्याल से हमारा टाटा नैनो कभी फेल नहीं होता। सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट था, बट शायद वैल्यू नहीं मिला उस लेवल का। अगर आप मामा अर्थ या इसकी बात कर रहे हो तो एक हमारा कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो कि जैसे मिनिमलिस्ट है शायद, एक वो काफ़ी अच्छा कर रही है प्रोडक्ट। क्यों कर रही है अच्छा? क्योंकि उनका क्लियर फोकस है कि मुझे बेचना किसको है। शायद बहुत मास ऑडियंस, प्रोडक्ट भी बहुत सॉलिड है क्या? प्रोडक्ट डेफिनेटली सॉलिड है, इसलिए उसके रिपीट कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है। अल्टीमेटली अगर आपका 25-30% भी रिपीट कस्टमर नहीं है, तब तो 30% इज द मिनिमम बेस। अगर उससे कम रिपीट बायर है तो फिर आप कभी ग्रो नहीं करो। तो मतलब मान लो कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया, जैसे मान लो 100 लोगों, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 100 लोगों की ऑडियंस है, तो कोई एक मतलब मैंने बार बार प्रोडक्ट बनाया, कुछ 100 लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, फिर उनको मैंने दिया, तो वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने लग गया और वो बार बार रिपीट मोड में सॉल्व करने लग गया। नहीं, रिपीट मोड में नहीं सॉल्व करने लगे। रिपीट कस्टमर कैसे बनेगा? मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट में या फिर स्किन केयर में तो रिपीट कैसे बनते हैं? रिपीट कस्टमर मतलब प्रॉब्लम तो सॉल्व कर नहीं रहा वो उनकी कोई, तभी तो वापस परचेज कर रहा है कोई। नहीं, अगर मान लो एक डेली यूज प्रोडक्ट, दो तरह के प्रोडक्ट को देखते हैं। एक तो हमारा हो गया डेली यूज की प्रोडक्ट, मिनिमलिस्टिक की बात करते हैं। हाँ, तो अगर मान लो वो एक शैम्पू बेच रहा है या साबुन बेच रहा है या कुछ इस तरीके हेयर क्रीम बेच रहा है, कुछ भी इस तरह की प्रोडक्ट, वो तो आपको, आपने एक बॉटल खरीदा, खत्म हो गया, आप फिर दूसरा तो लोगे ना, फिर तीसरा लोगे बॉटल, तो हर दूसरे तीसरे महीने में तो आप परचेज करोगे उस प्रोडक्ट को। बट अगर आपने पहले मंथ परचेज किया एंड यू आर फीलिंग कि यार प्रोडक्ट का स्मेल कर रहा है, या फिर मान लो वो रिजल्ट नहीं मिला जो एक्सपेक्टेड था, तो आप दोबारा क्यों जाओगे परचेज करने? मैं यही बोल रहा हूँ, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो आपने वही ऐसे प्रोडक्ट बना लिया, आपने आइडेंटिफाई किया, आपने उन्हीं कस्टमर को बार बार नए नए नाम से, पहले ए नाम से बेचा, फिर बी नाम से बेचा, फिर सी नाम से बेचा, वही कस्टमर को आप बेच रहे हो, तो वो अगर क्लिक कर गया, मान लो हाँ, कि किसी भी फाउंडर का वो पर्टिकुलर चीज क्लिक कर गई, तो इसका मतलब है फिर तो बिजनेस स्केल कर सकता है वो, फिर शायद बिजनेस स्केल कर सकता है अगर आपका क्लिक कर गया तो। हाँ ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ना क्लेवर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा नहीं चलती है। अगर क्लियर कट मार्केटिंग तो वो ज़्यादा चलती है। क्लियर कट मार्केट, क्लियर कट, अगर आपके प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या है या जो भी चीज़ें वो अगर कर रहे हो तो वो ज़्यादा चलती है। अगर आप चालाकी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे उसमें अल्टीमेटली। अच्छा, जो भी ई कॉमर्स बिजनेस है, अमेजोन पे कहीं कर रहा है या सास मॉडल है या लोकल बिजनेस कर रहे हैं, इनके फंडामेंटल सेम रहते हैं? सारे फंडामेंटल्स तो सेम नहीं होते, बट कुछ बेसिक रूल्स सेम होते हैं। जैसे आपकी जो इंटेंट है वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अमेजोन पे कर रहे हो या सास बेस्ड प्रोडक्ट है, तो आपको पता है कि बायर का इंटेंट मैटर करता है, वो हर जगह सेम रहती है। ठीक है, आप जिस प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे हो वो प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली आप गूगल पे करोगे या इस तरह बिंग पे करोगे या मेटा पे करोगे, वो प्लेटफॉर्म सेम रहेंगी, बट टारगेटिंग किस तरीके से करोगे वो अलग होंगी, वो डिफरेंट होंगी। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो आपने एक कहा सास के प्रोडक्ट, तो कई बार क्या होता है कि एक कोई एप्लीकेशन है जो कि मान लो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कर रही है, लाइक उनकी बिलिंग को हेल्प कर रही है या फिर कुछ इस तरीके से हॉस्पिटल में।
तो आपका जो टारगेटिंग होना चाहिए वो हॉस्पिटल्स के डिसीजन मेकर्स होने चाहिए, ना कि डॉक्टर्स होने चाहिए, राइट? क्योंकि बिलिंग डॉक्टर नहीं करता है। करेक्ट। तो यहाँ पर अगर वो इंटेंट मिसमैच हो गया ना, अगर क्योंकि आपने सोचा कि चलो कई एजेंसी, चलो ये हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर की से रिलेटेड प्रोडक्ट, डॉक्टर को टारगेट, डॉक्टर का काम नहीं है वो जिसका काम है उसको टारगेट करो ना आप। सिमिलरली अगर लाइक कुछ और प्रोडक्ट है, मान लो अमेजोन के लिए पे बेच रहे हो, तो उस केस पे भी अमेजोन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, चलो ठीक है, लाइक किसी ने सर्च किया और आपने ऐड दिखा दिया, आपने बेच दिया प्रोडक्ट। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट हो आप, मान लो डॉक्टर की बात चल रही थी, डेंटिस्ट हो आप, तो एक काफ़ी पहले मैंने एक कैंपेन देखा था, उनका एक डेंटिस्ट था, उनका नहीं चल रहा था, लाइक काफ़ी एड्स में स्पेंड हो रहा था, अल्टीमेटली नहीं चल रहा था। तो जब उनका कैंपेन को ऑडिट किया तो वहाँ देखता हूँ कि वो जो टारगेट कर रहे थे वो डिफरेंट डॉक्टर्स के फॉलोअर्स को टारगेट कर रहे थे, डिफरेंट डेंटिस्ट के फॉलोअर्स को टारगेट कर रहे थे। नाउ द थिंग इज कि मैं किसी डॉक्टर को क्यों फॉलो करूँगा एज अ कस्टमर या एज अ पेशेंट, कुछ भी कह लो, मैं तभी फॉलो करूँ जब मैं उस डॉक्टर से सेटिस्फाइड हूँ। अदरवाइज मैं हॉस्पिटल डॉक्टर इज समथिंग जो कि सबसे लास्ट में लोग फॉलो करेगा और सबसे लास्ट में जाना, दैट्स द फैक्ट। करेक्ट। बट अगर मैं फिर भी किसी डॉक्टर को फॉलो कर रहा हूँ तो समवेयर आई एम प्रीटी कन्विंस विद दैट डॉक्टर ना। तो जब मैं उस डॉक्टर से कन्विंस हूँ तो फिर मैं किसी और डॉक्टर के पास क्यों जाऊँगा, राइट? तो अगर एक डेंटिस्ट है तो रेदर देन आप उस डॉक्टर के फॉलोअर को टारगेट करो। आपको पता है कि डेंटल प्रॉब्लम किसको सबसे ज़्यादा होती है? बच्चों को होती है। बच्चे कितने, 8-10 साल 12 साल यही होगा ना बच्चे का एज। अगर 12 साल के बच्चे को आप टारगेट कर नहीं सकते हो, आप उसके पेरेंट को टारगेट करोगे, तो 12 साल तक के बच्चे के पेरेंट का एज क्या होगा? मान लो 30 साल से 40-45 साल, तो आप उनको टारगेट करो। और 30 से 45 साल के लोग जो है वो क्या कर रहे होंगे आज के डेट में? वो जॉब कर रहे होंगे शायद, वो कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे होंगे, वो बारे में डिबेट कर रहे होंगे। तो आप उनको उन प्लेटफॉर्म से जाके टारगेट करो, उन ग्रुप में टारगेट करो, ना कि आप किसी दूसरे डॉक्टर को या उसके फॉलोअर्स को टारगेट करो। तो आपका राइट जो टारगेटिंग होनी चाहिए वो करेक्ट होनी चाहिए। करेक्ट। तो यहाँ तक तो मेरे को चीज़ समझ में आई, बट अब जैसे एक तो होती है बिजी मार्केटिंग और होती है रिजल्ट ड्रिवन मार्केटिंग। बिल्कुल। तो कौन सी करना बेटर रहता है? नहीं, बिजी मार्केटिंग तो कभी भी अच्छा नहीं होता है। अच्छा बिजी नहीं होता है? मार्केटिंग, बिल्कुल, बिजी मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको बस ये दिखता है कि क्या चल रहा है, बट रिजल्ट ड्रिवन में होता है कि आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है एट द एंड ऑफ द डे। बिजी मार्केटिंग इज समथिंग लाइक कि आज हमने जी 5 कैंपेन ट्राई कर लिया, आज हमने 2000 क्लिक्स। सो बेसिकली बिजी मार्केटिंग आपके ईगो को सेटिस्फाई कर सकती है कि जी मेरी वेबसाइट पे 50,000 लोग आ रहे हैं महीने के, लेकिन सेल क्या आ रही है वो रिजल्ट ड्रिवन मार्केटिंग ही आपको लाके दे सकती है। और उसमें भी सबसे पहले आपको अगर मार्केटिंग में जाए बिजी या रिजल्ट ड्रिवन से, सबसे पहले आपको लीकेज को बंद करना चाहिए मार्केटिंग में। लीकेज को बंद करना चाहिए। देन हमें जाना चाहिए कि बिजी में जाए या फिर रिजल्ट ड्रिवन में। फॉर एग्जांपल अगर आप पैसे वेस्ट कर रहे हो, जो मैंने आपको बताया कि आपकी ऑडियंस सही नहीं है या आपके डिवाइस सही नहीं है या कुछ इस तरीके से, अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट को टारगेट या सेल कर रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता कि आप एक एंड्रॉयड यूजर, लो एंड एंड्रॉयड यूजर को टारगेट करो विद योर प्रीमियम प्रोडक्ट। बिकॉज अगर उसके पास पैसे रहेंगे ना तो वो सबसे पहले आईफोन खरीदेगा, करेक्ट करेक्ट ना कि आपको प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदेगा। करेक्ट। तो आप ये लीकेज बंद करो पहले, एंड देन आप जो आपके क्लिक्स वाले हैं या इस तरीके की चीज़ें हैं जो चल रही होती हैं, तो वो चीज़ें ख़त्म करो। देन अल्टीमेटली किसी भी फाउंडर के लिए मैटर ये करता है कि लास्ट में मेरे घर में पैसे कितने आए। वो बिजी मार्केटिंग से कभी नहीं हो सकता। उसमें आपका बजट लगेगा, आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करोगे, रिजल्ट क्या है नॉट श्योर। करेक्ट। तो इट्स बेटर कि आप रिजल्ट ड्रिवन मार्केटिंग की तरफ फोकस करो। बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करके मेरे को बहुत सॉलिड चीज़ समझ में आ रही है। जितने भी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के गाय हैं, मतलब जो सीख रहे हैं, मतलब होंगे कम से कम 10-15-20 लाख। बिल्कुल। जितने भी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के जो बंदे हैं जो एड रन करते हैं, अगर उनको उनकी लाइफ में सक्सेस पानी है और क्लाइंट को भी सक्सेसफुल बनाना है कि भाई मैंने जो कैंपेन चलाया था वो बहुत खतरनाक चला था, एक ही चीज मैटर करती है सर, वो है इंटेंशन। इंटेंशन। आपका इंटेंशन अगर बहुत सॉलिड है ना कि उस कैंपेन को रन करना है मेरे को, तो उस बंदे को ध्यान रहेगा कि मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, उस लीड जो आई है उसका हो क्या रहा है, एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, कहाँ पे क्या रहा है। और उसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ मैं एक बंदे का कि सर एक इंटीरियर डिजाइनर की कंपनी, इंटीरियर डिजाइनिंग की कंपनी थी, तो उनका एक ऐड चल रहा था कि भैया कि हम इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आप आइए हमसे करा लीजिए। लीड्स आ रही है, फुल लीड्स आ रही है कि इंटीरियर डिजाइनिंग की लीड तो आएगी क्योंकि घर तो बन ही रहे, बिल्कुल, और लीड भी आएगी, बिल्कुल, तो दोनों काम हो रहे हैं, पर वो कन्वर्ट नहीं हो रही।
तो उस बंदे ने क्या दिमाग लगाया सर कि सेल्स वाले से पूछा क्या बात करता है आपका कस्टमर, क्या बात करता है? तो बात करता है सर कन्वर्ट नहीं हो रहा, बोला कि कितने दिन में डिलीवर करोगे? तो बोलता है कि 30 दिन में, 60 दिन में। तो कस्टमर पूछता है कि कुछ गारंटी वारंटी दोगे क्या मेरे को, मेरा घर इस 30 दिन में दे दोगे? दे दोगे। तो उसने वर्ड पकड़ लिया गारंटी, 30 दिन में गारंटी है, 60 दिन में गारंटी, ऐसे वर्ड पकड़ लिया उसने। उसने बोला मैं चलाऊंगा एड सॉलिड वाला। तो उसने लिखा कि 60 दिन में घर इंटीरियर की डिजाइनिंग गारंटी, अदरवाइज फुल रिफंड। वो वर्ड कस्टमर के माइंड में गया। जब वो बात कर रहा था कि ऑलरेडी हाँ हाँ सर कर देंगे ना, ऐड तो देखा ही है। तो आपकी ऐड की पोजीशनिंग और जो आप बेच रहे हो वो दोनों सेम है, तो देखो कैसे सेल कन्वर्ट होगी। तो वो इंटेंशन, तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग वालों के लिए ये सबसे ज्यादा सलाह है कि भैया इंटेंट। क्योंकि आपने गारंटी की बात की, एक बात मैं इसमें और ऐड कर दूं कि कोई भी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कंपनी अगर वो बोले कि आपको रिजल्ट गारंटीड ला कर दूंगा, उसको हायर कभी मत करना। ठीक है। द रीजन इज क्योंकि मैंने आपके अकाउंट को ट्राई नहीं किया है। आपका प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग है, हर सर्विस दूसरे सर्विस से अलग है। अगर आप कुछ भी कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, 200 और लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आप हो, फॉर एग्जांपल आप पॉडकास्ट कर रहे हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं पॉडकास्ट, बट जो अप्रोच आपका है वो नॉट नेसेसरी दूसरों का भी सेम अप्रोच, सबका अपना अपनी एक इंडिविजुअल अप्रोच होती है। तो अगर आपके साथ में मैं काम करके सक्सेसफुल हो गया या आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट ला दिया, तो वो मैं किसी और के लिए भी सेम अप्रोच करके वो रिजल्ट नहीं ला सकता है। मैं गारंटी नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। ठीक है, वो हर बार अलग रिजल्ट आएंगे। तो अगर कोई भी एजेंसी ये बोल रही है कि नहीं जी हम आपको गारंटी ला करके दे देंगे, वो नहीं हो सकता। चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात हो सर, जैसे एसईओ हो गया, गूगल एड्स हो गए, ठीक है, और अमेजोन पे जो लीक्स होते हैं उनको फिक्स करने का कोई तरीका है जिससे ग्रोथ आसान हो सके? हाँ, सबसे पहले तो आप ये देखो ना, बेसिक्स, सबसे बेसिक्स जो होती हैं, थोड़ा सा लाइक कॉम्प्लेक्स या थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। जैसे डिवाइस बेस्ड देख लेते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, या आई वुड से आज के डेट में मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं जो कि मोबाइल में लोग ज़्यादा आजकल सर्च करते हैं, लेकिन आज भी कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि लोग डेस्कटॉप पे बैठ के सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बिजनेस रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, तो मैं ऑफिस में बैठा रहूँगा, बीइंग अ मैनेजमेंट या टॉप लेवल कुछ भी, तो मैं लैपटॉप पे सर्च करूँगा उसके बारे में कि उसका क्या है क्या नहीं है। मैं मोबाइल पे बैठ के सर्च नहीं कर रहा हूँ। नहीं करेंगे। तो अगर वैसे लोगों को टारगेट करना है, तो आप मोबाइल पे ना करो टारगेट, आप डेस्कटॉप टारगेट करो कुछ। तो यहाँ पर अगर वो दोनों टारगेट कर रहे हो, तो वहां पर आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं। दूसरा एक ये कर लेते, अगर आप कुछ बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल कुछ भी बेच रहे हो, तो और अगर आपको पता है कि मेरे प्रोडक्ट के बारे में लोग पहले पढ़ करके फिर परचेस करेंगे, राइट, तो आप मेटा आपको एक ऑप्शन देती है कि जब आपका मोबाइल फोन या डेस्कटॉप वाईफाई से कनेक्टेड हो, तो आप ऐड दिखा सकते हो, और जब नेटवर्क लाइक नॉर्मल मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट हो, तो एड्स आप बंद कर सकते हो, उसको ऐड नहीं दिखेगी। अगर वो कुछ पढ़ करके डिसीजन लेने वाली बात है, तो अगर वाईफाई से कनेक्टेड है, दैट मीन्स आप घर में हो, ऑफिस में हो, इसलिए आपको वाईफाई कनेक्टेड है, तो दैट मीन्स आप इजीली पढ़ सकते हो। अगर आपका नेटवर्क मान लो एयरटेल से कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल, तो प्रॉबेबली आप ट्रेवल कर रहे हो, आप रास्ते में हो, गाड़ी चला रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उस टाइम आपके पास नहीं है उतना टाइम, शायद आपने क्लिक कर दिया, एड्स दिख गई, बट वो कन्वर्ट नहीं होगी। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ब्लॉक करके ना आप बहुत पैसे, मतलब मैं लिटरली बताऊं 60-70% आप पैसे हमने बचाए हैं क्लाइंट्स के लिए, ये छोटे छोटे लीकेज को फिल करके डेस्कटॉप। उसके बाद एक होता है कि आप ऑडियंस का इंटेंशन वो डाल दो कि जितने, एक होता है कि इन मार्केट ऑडियंस की, मार्केट में अलग अलग कैटेगरीज के ऑडियंस को गूगल ने या मेटा ने डिफाइन करके रखा हुआ है कि ये सारे आर्किटेक्ट का लिस्ट है, ये डेंटिस्ट का लिस्ट है, ये इसका लिस्ट है, ये आर्ट का लिस्ट है, ये म्यूजिशियन का लिस्ट है, इस तरह के सारे लिस्ट बने हुए हैं। आप सारी लिस्ट को डाल दो एक बार उसमें ऑडियंस में, ऑब्जर्वेशन मोड में 15 दिन कैंपेन चला लो। उसके बाद आप देखो कि आपको सबसे बेटर रिजल्ट कौन से लिस्ट से आ रहा है और सबसे ज़्यादा क्लिक कौन सा लिस्ट ले रहा है। तो अगर कोई लिस्ट है जो सबसे ज़्यादा क्लिक ले रहा है, उसको हटा दो, सबसे बेटर रिजल्ट जहाँ से आ रहा है उस पर बजट बढ़ा दो, राइट। तो इस तरीके से चेंजेस करके ना काफी पैसे आपके बच जाते हैं। ये तो बहुत खतरनाक तरीका बताया, बिल्कुल, मुझे भी नहीं बहुत पता था सारे ये बहुत सारे ये। और उसमें सबसे बेटर होता है कि आपके कन्वर्जन की ट्रैकिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर पूरा काम खराब हो जाता है। पूरा काम खराब हो जाता है। बिल्कुल, मतलब जितनी भी एजेंसी के साथ में काम करते हैं, तो वो क्लिक्स पे, इंप्रेशंस पे, रीच पे ज़्यादा फोकस करती है और बोलती है कि रिजल्ट तो आएगा, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे। तो कैसे, मतलब ये गलत है। एक फाउंडर को एक एजेंसी के साथ में कैसे काम करना चाहिए? बिल्कुल, ये गलत अप्रोच है कि नॉर्मली इसको
थोड़ा पहले से शुरू करते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि मान लो आपने एक आइडिया है कि चलो कुछ सामान बेचते हैं या कोई एक सर्विस देते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पहले अपने शॉप बनाया या स्टोर खोला, कुछ भी किया, एंड देन हम उसको प्रोडक्ट लॉन्च किया, एंड देन हम सडनली एड से स्टार्ट कर देते हैं चलाना। ना आपके बारे में किसी को पता है, ना आपकी वेबसाइट के बारे में किसी को पता है, ना आपके प्रोडक्ट के बारे में किसी को पता है, ना आपकी कोई रिव्यू है, और आपका एड्स दिख रहा है। तो अगर मेरा खरीदने का दिल भी रहेगा ना, मैं शायद फिर सेम प्रोडक्ट या सिमिलर प्रोडक्ट अमेजोन पे जाके खरीद लूंगा, आपकी वेबसाइट से नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप दोगे भी या नहीं दोगे। करेक्ट। राइट। तो पहले हमें एक बेसिक फंडामेंटल्स पे वर्क करना चाहिए। एजेंसीज में इट्स नॉट लाइक कि सारी एजेंसी, बट बहुत बार क्या होता है कि इमीडिएटली हम ऐड स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, उससे पहले आप फंडामेंटल सही करो, आप वेबसाइट को करेक्ट करो, देन उसमें जो आपके ट्रस्ट फैक्टर्स हैं, आपकी वेबसाइट के ट्रस्ट फैक्टर क्या हो सकते हैं, आपके एड्रेस, लाइव चैट, देन फ़ोन नंबर, आपके रिव्यूज़ सही करो। अब वेबसाइट पे रिव्यूज़ तो मैनिपुलेट हो जाता है ईजिली, लाइक आपने क्या किया कि सिर्फ 5 स्टार रेटिंग्स को अप्रूव कर दिया, मैनुअली डाल दिया, बहुत सारे तरीके हैं। बट आप थोड़ी सी गूगल पे विजिबिलिटी बढ़ा लो पहले, राइट। आपकी स्टोरी और इस तरह की चीज़ें अगर आ जाती है, एंड देन आप मार्केटिंग स्टार्ट करो, तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगी। अगर आप ई कॉमर्स पे हो, क्योंकि कई लोग होते हैं वेबसाइट नहीं स्टार्ट करते, वो सीधा ई कॉमर्स पे चले जाते हैं। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल अगर हम अमेजोन को देखें, इंडिया में तो नहीं है घर ये, बट बाहर की कंट्रीज में है वो। उनका एक प्रोग्राम है वाइन प्रोग्राम। उसमें अमेजोन कहती है कि मेरे पास में, ये बिल्कुल ऑथेंटिक वे है, कि मेरे पास में कस्टमर्स की लिस्ट है, उस कस्टमर को मैं आपके बिहाफ में अप टू 30 प्रोडक्ट्स फ्री में दे दूंगा। आपका प्रोडक्ट वेयर हाउस से निकाल करके वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, एंड बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस दे विल पब्लिश ए रिव्यू अबाउट योर प्रोडक्ट ऑन द लिस्टिंग। तो मैक्सिमम, क्योंकि 30 लोगों को प्रोडक्ट दिया, तो मैक्सिमम 30 रिव्यूज़ आपको आ सकते हैं, बट सारे नहीं करते रिव्यूज़। लाइक मान के चलो 20, 25, 27 रिव्यूज़ ऑन एवरेज आपको मिल जाते हैं वहाँ पर। अब ये 27 रिव्यूज़ आपके पास में आ गए, मान लो आपको 4.5 स्टार रेटिंग आई ओवरऑल। अब लोग क्या करते हैं, और आप बेच रहे हो क्या, टैबलेट बेच रहे हो या कुछ भी इस तरीके से प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो लोग क्या करते हैं कि चलो रिव्यूज़ भी आ गए मेरे पास में, अब हम काम स्टार्ट कर देते हैं, ऐड चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि सीधा जो सिंपल कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल टैबलेट्स, बाय टैबलेट्स ऑनलाइन, बाय कुछ भी जो प्रोडक्ट, उसको टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं एड्स में। अब दिक्कत क्या है कि जब आपने वो कीवर्ड सर्च किया ना गूगल पे, तो सबसे पहले जो अमेजोन पे, तो सबसे पहले जो रिजल्ट आएंगे वो मार्केट लीडर्स के आएंगे, विथ 5000 रिव्यूज़, विथ 10,000 रिव्यूज़, और वहीं बगल में आपको विथ 25 रिव्यूज़। तो वो, और प्राइस भी सेम रहेंगी, तो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? तो उस केस में क्या होता है कि एक स्टेप हमें थोड़ा पीछे से चलना चाहिए, कि हमें ऐसे प्रोडक्ट को टारगेट करो जिस पे मोरलेस सेम नंबर ऑफ रिव्यूज़ है, मतलब 20, 25, 50 रिव्यूज़ है, सेम प्राइस रेंज में हो, सेम स्टार रेटिंग है आपकी। आप उन प्रोडक्ट के पेज पे अपना ऐड दिखाना स्टार्ट करो। अब वो अपने प्रोडक्ट पे कहीं से भी ट्रैफिक लेके आ रहा है, चाहे मेटा से लेके आ रहा है, गूगल पे, जहाँ से लेकर आ रहा है, ट्रैफिक वहाँ पर आ रही है, उसका प्रोडक्ट दिख रहा है, बगल में आपका छोटा सा ऐड दिख रहा है। अगर कस्टमर को आपकी ऐड अपीलिंग लगी, अब यहाँ पर हो जाता है सारा मार्केटिंग गिमिक। अगर आपकी ऐड अपीलिंग लगी, उसके प्रोडक्ट को छोड़ के आपके प्रोडक्ट पे आ जाएगा, बिकॉज उसको वही 25-30 रिव्यू वाला प्रोडक्ट ही खरीदना है, इसलिए वो वहाँ पर गया हुआ है, और अल्टीमेटली वो आपका प्रोडक्ट परचेस कर लेगा। तो इसमें फिर आपको हो जाता है मार्केटिंग की, किस तरीके से आप मार्केटिंग कर रहे हो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, बर्गर किंग और मैकडी की मार्केटिंग बहुत राइवलरी चलती है दोनों की, मतलब कंपटीशन चल रहा होता है। तो इसने, मैकडी ने एक ऐड दिखाया था, चलाया था, कि कोई ड्राइव करके जा रहा है और रास्ते में लिखा हुआ है बर्गर किंग 250 माइल्स अहेड, या ऐसे कुछ 200 किलोमीटर दूर है बर्गर किंग, एंड वहीं पे साइड में एक एरो दिया हुआ है मैकडी 5 किलोमीटर अहेड। तो ऑब्वियसली लाइक मैकडी, एंड नीचे में एक टैगलाइन दिया है, वी आर एवरीवेयर। ठीक है। तो उसके रिप्लाई में बर्गर किंग वालों ने एक और ऐड बनाया कि एक गाड़ी चलाता हुआ आ रहा है, सेम वही 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का दिखाता है। तो वो गाड़ी टर्न करके मैकडी में जाता है, वहाँ जाकर के उसने कुछ कोल्ड ड्रिंक या कॉफ़ी कुछ परचेस कर लिया, और पीता हुआ जाता हुआ बोलता है कि, एंड टैगलाइन आती है, मैकडी थैंक्स फॉर बीइंग एवरीवेयर, बट बर्गर किंग का ही अच्छा लगता है। अच्छा। तो वो क्या करता है, कॉफ़ी लेकर के
फिर वो चला जाता है 250 किलोमीटर चला करके वो लेने चला जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग कि आप किस तरीके से मार्केटिंग को, जैसे मर्सिडीज़ की ऐड आई थी, उसकी हेडलाइट की ऐड थी, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो एक कोई जानवर है, शायद गाय है या कुछ है, उसके पीछे मर्सिडीज़ है, उसने अपना हेडलाइट ऑन कर रखा है और गाय की पूरी बोन्स विथ ब्लड दिख रहा है। तो कहानी का सारांश ये है कि वो कहना ये चाह रहा है कि मेरी हेडलाइट इतनी पावरफुल है और कोई कुछ लाइन नहीं है, आप समझ जाओगे। तो इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग कि किस तरीके से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वहाँ पर। वो एक शायद मर्सिडीज का ही है या फिर वॉक्सवैगन किसका ऐड है मेरे को ध्यान नहीं है, कि वो जब आप ऑटोमेटिक गाड़ी को आगे चलाते हो फिर ब्रेक लगाते हो तो थोड़ी सी पीछे जाती है, पीछे जाती है, फिर आगे जाती है। बिल्कुल। तो एक गिलहरी थी, ठीक है, उसने वो अखरोट रखा नीचे और वो फट गया। फट गया। तो हाँ फट गया, तो वो गाड़ी जब भी आती तो रख दी, वो आती। फिर एक दिन क्या वो गाड़ी स्ट्रेट चली गई, तो उन्होंने कि हमारी गाड़ी पीछे नहीं जाती, हमारी गाड़ी आगे ही जाती है। अगर कोई भी एक D2C ब्रांड स्टार्ट कर रहा है आज की तारीख में, अगर उसको मेटा एड से अगर थोड़ी सेल बढ़ानी, 2 या 3 का ROS लाना है, तो क्या 3-4 स्टेप्स ऐसे होंगे जो वो करेगा तो उसको सेल्स मिलने लग जाएगा। ओके, सो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अगर आप D2C की बात कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में एक वो निकालना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की USP क्या है। वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एज ए फाउंडर कि जो मैं प्रोडक्ट ला रहा हूँ उसका सेलिंग पॉइंट क्या रहेगा। अगर वो आपकी सेलिंग पॉइंट है तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट, और वो यूनिक है तो आप डेफिनेटली बिकेगी। तो सबसे पहले हमें पुश नहीं करना चाहिए, हमें पुल मार्केटिंग यूज़ करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमने एक ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, ट्राई गो एंड ट्राई इट, इट्स बेटर कि उसके 2 या 3 लेयर बनाते हैं हम पहले, जो फनल होती है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। उसमें क्या होता है कि हम लाइक प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, जो प्रॉब्लम वो प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा है उस प्रॉब्लम की बात करते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट एग्जांपल में बताओ आप, कुछ भी, फॉर एग्जांपल मतलब कौन सा प्रोडक्ट, मान लो कोई भी प्रोडक्ट कोई ना कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व करती है ना वो। तो हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं, उसमें चाहे आप एक वीडियो चला लो, रील के फॉर्मेट में आप कर लो। अब क्या होता है कि उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से जब हमने अपने पोटेंशियल ऑडियंस को दिखाया वो ऐड, तो कुछ लोग तो जस्ट स्किप कर देंगे, कुछ लोग आधा देख के स्किप करेंगे, कुछ लोग 75% देख के स्किप करेंगे। तो बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, कितने लोगों ने 25% से कम देखा, कितनों ने 25 से 50 देखा, 50 से 75 और कितने पूरा देखा, हम अलग अलग ऑडियंस का सेगमेंट बना सकते हैं मेटा में। तो आपकी होगी 25% वाले, वो तो डेड है, वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके प्रोडक्ट में। 25 से 50 मे बी नॉट, उसको भी छोड़ देते हैं। अब जिसने आधा से ज़्यादा आपका वीडियो देखा, उनको हम एक ऑडियंस बना लेते हैं। सबसे अच्छी बात है मेटा के साथ में, वीडियोस के लिए बहुत कम पैसे आपको खर्च करने पड़ते हैं पर इम्प्रेशन के। आपके ऑडियंस के फनल में आ गया आपका मान लो 2 लाख 5 लाख लोग, और उसको आपने कुछ भी प्रोडक्ट बेचा नहीं है, ठीक है। अब आप उसको उस फनल में, अब आपको पता है ये काइंड ऑफ प्योर ऑडियंस है आपके लिए, जो कि शायद इंटरेस्टेड हो सकते हैं आपके प्रोडक्ट में। अब फिर आप उसको एक तरीके से अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करो उनको, राइट। सेल फिर भी मत करो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताओ, सॉल्यूशन बताओ, ठीक है। अब उसमें से 5 लाख में से शायद 5000 लोग ऐसे होंगे जिसने उस ऐड पे लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया या क्लिक करके आपकी वेबसाइट को चेक किया। अब उसको फिर से एक फनल में बना लो, एंड देन इसको फिर आप रिटारगेट करो विथ योर प्रोडक्ट, विद डिस्काउंट, विद कूपन, विद USP जो भी है। तो आपका 5 लाख से घट करके आपका 5000 का ऑडियंस जो निकला, ये आपका प्योर ऑडियंस है। और ऑब्वियसली ट्रैकिंग और ये सारी चीज़ें तो बेस है, वो तो आपको प्रॉपर रखनी ही पड़ेगी, देयर इज नो अल्टरनेट वे। ये आपका प्योर ऑडियंस है। और फिर इस ऑडियंस में जो लोग परचेस कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, उस तरह के ऑडियंस को फिर से मेटा में अपलोड करके आप एक ऑडियंस का वो बना लो कि मुझे ऐसे सिमिलर ऑडियंस को एड्स दिखानी है। तो इस तरीके से आपकी रिटर्न बेटर होंगी। एंड नेवर जंप इन अ बिडिंग वॉर। क्या होता है कि मेटा, गूगल, जो भी प्लेटफॉर्म है, वो आपको एक ऑप्शन देती है मैक्सिमाइज कन्वर्जन का, कि आप बोलते हैं कि जी हम आपको कन्वर्जन ला के दे देंगे। बट आपको पहले से क्लियर होना चाहिए बीइंग अ फाउंडर, कि आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्या ROAS मेरा है, जहाँ पर मेरा ब्रेक इवन होगा। बिकॉज इंडियन मेंटलिटी जो है, यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जो जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था उसमें एक फैक्टर हमने मिस कर दिया था, 500 वाला जो एग्जाम्पल था,
उसमें हमने शिपिंग की चार्ज तो जोड़ी, बट बहुत सारे रिटर्न भी आते हैं, हाँ वो चार्ज भी करना पड़ेगा। वो चार्जेस भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो वो चीज़ें, सारी चीज़ें आपको जोड़ करके फिर आपको देखना पड़ेगा कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। मैं मान के चल रहा हूँ 20% रिटर्न आएंगे। इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स अबाउट द कस्टमर, इट्स अबाउट द मेंटलिटी। तो वो चीज़ों को लेकर के फिर आप देखो कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ बन रहा है, और उससे बेटर फिर ट्राई करो करने का। वो बिडिंग वॉर में करने से नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजिकली आप बिड को एडजस्ट करते रहो, देन प्यूरिफिकेशन करो बेस्ड ऑन डिवाइस एंड ऑल दिस थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड। फिर आपकी शायद ROAS 3-4 के उससे बेटर बन जाएगी। डन। देवजीत जी, एक आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का, हाँ जी। कि कोई भी एजेंसी हायर करने से पहले नॉन निगोशिएबल रूल क्या याद रखने चाहिए? ओके, किसी भी एजेंसी को हायर करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो मेरे ब्रांड के बारे में या मेरे प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। उनको मेरे प्रोडक्ट या मेरे सेगमेंट की जो बॉटल नेक्स है उसके बारे में डिटेलिंग पता है या नहीं पता। वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर वो अपनी बता रहा है। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल है, केस काफ़ी लोग केस स्टडीज़ दिखाते हैं कि देखो जी हमने इतना $1 मिलियन का कर लिया, इतना ये कर लिया। आप उनसे पूछो ना कि इसमें आपने चलो ये अचीव तो किया, बट इसकी कोर प्रॉब्लम क्या थी, इनिशियल प्रॉब्लम आपने कौन से सॉल्व की। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो ब्रांड पहले से स्टेब्लिश ब्रांड था, आपने 8 मिलियन को 10 मिलियन किया। 8 मिलियन को 10 मिलियन करना बहुत ईजी है, 0 को 100 पे लेके जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। सही बात है। इनिशियल पीरियड में तो आपको वैसा चाहिए जो कि इनिशियल पीरियड में आपकी हेल्प करे। तो वो अगर कोई भी जेन्युइन एजेंसी रहेगा, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, आपके प्रोडक्ट को ट्राई करेगा अंडरस्टैंड करने का। बिकॉज मार्केटिंग तभी वो कर पाएगा जब तक वो आपके प्रोडक्ट को नहीं समझेगा, आपकी कॉस्टिंग नहीं समझेगा, आपके चैनल्स को नहीं समझेगा, आपके ऑडियंस को नहीं समझेगा, वो कैंपेन बना ही नहीं सकता है। तो अगर वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है तो डोंट गेट इरिटेटेड कि ये बहुत क्वेश्चंस पूछे। बेसिकली वो ट्राई कर रहा है आपके प्रोडक्ट को समझने का। और अगर कोई ये है कि जी हम ये कर देंगे, हम गारंटीड रिजल्ट दे रहे हैं, या फिर हमारी ये है वो, तो उससे पहले दूर हो जाओ आप। जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई थिंक दैट्स अ बेटर डिसीजन, गो विद देम। थैंक यू देवजीत सर, थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग Thank इन you, द sir. पॉडकास्ट। और वैल्यूबल आपने एक इंसाइट दी है मार्केटिंग के बारे में। मतलब इतना डेप्थ नॉलेज होना, जो अपन ने बात किया, इंटेंशन इज़ वेरी स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज आपका काम होता नहीं है। बिल्कुल। मैं तो एक लास्ट इसको इस तरह से एंड करता हूँ कि अगर जैसे मैंने आपको लिख के भेजा देवजीत सर को, हाय देवजीत सर कैसे हैं, तो आपको ये पता लग जाएगा 500 किलोमीटर दूर बैठे हुए, 1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए, कि मेरा क्या इंटेंशन है, बिल्कुल मैंने किस इंटेंशन से आपका सिर्फ टेक्स्ट किया है। टेस्ट किया है, तो बिल्कुल। जब अपन पॉडकास्ट बनाते हैं और जब बात करते हैं दो लोग, तो लोगों को पता लग जाता है कि क्या इंटेंशन से बात कर रहे हैं। अपना इंटेंशन ऐसा है कि द फाउंडर्स ड्रीम में दुनिया में सब फाउंडर बने। अभी 13 करोड़ व्यापारी है, जितने ज़्यादा फाउंडर बनेंगे, जैसे चाइनीज एंटरप्रेन्योर धड़ाधड़ बनते जाते हैं और नई नई चीज़ें करते जाते हैं। तो मैंने तो फाउंडर्स ड्रीम की शुरुआत इसलिए करी थी ताकि जितने भी फाउंडर है वो पहले तो आए, अपनी बात को रखें, अपने चीज़ों को बताएं कि करते क्या है, कैसे करते हैं, और जितने भी फाउंडर्स देख रहे हैं, नए फाउंडर एस्पायरिंग, वो उनको फाउंडर inspire बनते करें। जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।